तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों पाठशाला एडू हब के इस वीडियो में। और मेरा नाम है राहुल आनंद। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइनीज़ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो आप देखिए, अगर इस पूरे पॉलिसी को देखें, पूरे इस इनिशिएटिव को देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ये कम्प्लीटली एक एक्सपेंशन की पॉलिसी है चाइना के द्वारा, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। अगर आप सीपैक के बारे में जानते हैं, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पर बहुत सारे हाईवेज़ बन रहे हैं, बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज बन रहे हैं, रेलवे टनल बनाया जा रहा है, तो ये सब जो है ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ही आता है। अगर आप कजाकिस्तान के रेल टर्मिनल को देखें, अगर आप श्रीलंका में बनने वाले सी पोर्ट को देखें, तो जितने भी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स आप देख रहे हैं एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है, जो चाइना के द्वारा लिया जा रहा है, ये सब का सब जो है वो एक ही चीज़ का हिस्सा है, दैट इज़ वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब देखिए, बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इसे शुरू किया गया। तो देखिए, यहाँ पे जब सी जिनपिंग राष्ट्रपति बनते हैं चाइना के, तो सी जिनपिंग के दिमाग में एक ख्याल रहता है हर हमेशा, दैट इज़ चाइनीज़ ड्रीम, ठीक है। और इनका मानना है कि ये जो OBOR होने वाला है, ये प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी होने वाला है, और वाकई में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के नेटवर्थ की अगर बात करें, तो तकरीबन 4 ट्रिलियन से लेकर 8 ट्रिलियन डॉलर तक का ये प्रोजेक्ट है। ये मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट नहीं है, ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मैरीटाइम सिल्क रूट को इस्टेब्लिश करना है। और देखिए, बहुत पहले मतलब कि 2 BC 3 BC 4 BC की अगर हम बात करें, तो उस टाइम में क्या था कि एंशियंट चाइनीज़ सिल्क रूट हुआ करता था। एंशियंट चाइनीज़ सिल्क रूट आपको पता होगा, मंगोलिया से लेकर पूरे मतलब कि यूरोप को मतलब जोड़ने वाला वो सिल्क रूट। और ज़्यादातर जो है कि सिल्क के व्यापारी जो है कि सिल्क का व्यापार किया करते थे। और तो चाइना के मन में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन फिर से क्रिएट हो चुका है कि आने वाले समय में हम उस एंशियंट सिल्क रूट को क्या करेंगे कि उस एंशियंट सिल्क रूट को फिर से रीजुविनेट करेंगे, यानी कि उसमें हम नई जान फूकेंगे, फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। मतलब कि वो जो एंशियंट चाइना था, वो जो पुराना चाइना था, जो अपने ग्लोरी के लिए जाना जाता था, अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता था, वो चाइना हम फिर से बनाएंगे। तो देखिए, कहीं पर भी देखें आप, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देख लें, ठीक है, कि अगर हिस्ट्री को रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, तो आने वाले समय में हमको मिलिटेंट नेशनलिज्म देखने को मिलता है। मैं मिलिटेंट नेशनलिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख लें, जर्मनी को देख लें, तो वहाँ पर भी क्या था कि हिटलर का सपना था क्या, तो हम जर्मन एम्पायर को इस्टेब्लिश करेंगे। और उसी जर्मन एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में यूरोप के ऊपर पूरा कंट्रोल करने का उनका जो सोच था, उसको लेकर के क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 में क्या हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ठीक है, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को चाहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे पूरा करने को लेकर के इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लेना जिससे कि डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली आप पूरे दुनिया के नज़र में आ जाएं, तो यही चाइना आज कर रहा है, आप सब देख सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये वन बेल्ट वन रोड वाला जो थ्योरी है, इस पूरे थ्योरी में आप देखेंगे कि चाइना क्या कर रहा है। तो देखिए, चाइना जो है वो खुद को कनेक्ट करना चाह रहा है, कहाँ से, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ से। देखिए, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में भी ये जाना चाह रहा है, फिर ये टर्की में जाना चाह रहा है, यूक्रेन में जाना चाह रहा है, पोलैंड में जाना चाह रहा है, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ग्रीस। मतलब चाइना का ये मानना है कि चाइना का जो अब ट्रेड रूट होगा, वो चाइना का ट्रेड रूट ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा, ठीक है। और जितने भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, या जितने भी ऐसे कंट्री हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, वहाँ पर भी चाइना अपना सामान बहुत आराम से बेच सकेगा, अपने प्रोडक्शन लाइन को हाई कर सकेगा, अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं अगर देखें आप इसके पीछे, तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक खेल है चाइना की तरफ से। यानी कि जितने भी ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनको क्या करेगा चाइना, तो लोन प्रोवाइड करेगा।
और लोन प्रोवाइड करने के बाद आप जानते ही अगर वो लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके ऊपर जियोपॉलिटिकल प्रेशर या इकोनॉमिकल प्रेशर जो है वो चाइना के द्वारा बनाया ही जाएगा, जो आने वाले समय में भी हमें दिखे और कुछ ना कुछ हमें दिख भी रहा है आज के डेट में। ठीक है, तो देखिए ये जो कंप्लीट जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है इसमें आप देखिए ये रेड लाइन से देखिए ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट हुआ करता था पहले के ज़माने में, बट अब जो चाइना डेवलप कर रहा है ये है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो देखिए यहाँ पे मैरीटाइम सिल्क रोड भले ही लिखा हुआ है बट ये जो मैरीटाइम लगा हुआ है तो मैरीटाइम से आप समझिएगा कि ये कम्प्लीटली समुद्र से कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चाइना से ये मैरीटाइम सिल्क रोड चालू होता है और यहाँ पर आप इंडिया के सदर्न पार्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीलंका से भी कनेक्ट हो रहा है, कीनिया से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जितने भी एफ्रो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको चाइना कनेक्ट करना चाह रहा है अपने ट्रेड रूट के थ्रू, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके ऊपर एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है ताकि चाइनीज़ एम्पायर जो एक टाइम में हुआ करता था उस चाइनीज़ एम्पायर को फिर से रिजुविनेट किया जा सके। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए ऑफिशियली शी जिनपिंग ने सितंबर 2013 में, ठीक है, शी जिनपिंग ने सितंबर 2013 में ये अनाउंसमेंट की अपने राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद कि ये जो है ये एक प्रोजेक्ट, एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट जो है कि ये शुरू होने जा रहा है। और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो एंशियंट चाइनीज़ सिल्क रूट से जो कनेक्ट किया करता था चाइना को यूरोप से। और हम देख चुके हैं और हम देखेंगे भी, अगले स्लाइड में भी देखेंगे हम लोग कि देखिए इसमें दो मेजर प्रोग्राम्स हैं। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो होगा ये कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री के लिए बनाया जाएगा, यानी कि वैसे लैंड लॉक्ड कंट्री जिनका संपर्क जो है कि नहीं हो पाता है बेसिकली चाइना से, तो वैसे लैंड लॉक्ड कंट्री में, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा। कैसे, रेलवे टनल के थ्रू। ठीक है, और एमएसआर यानी कि मैरीटाइम सिल्क रोड को इस्टेब्लिश किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में पोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट होगा ताकि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी जो है वो चाइना इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, इसके प्रोजेक्ट के वर्थ के बारे में मैंने बता दिया है, 4 से 8 ट्रिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चाइना, ये जो मैंने अभी बताया दो बातों के बारे में बताया, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, तो ये कैसे चलता है, कैसे काम करेगा, जरा सा इस पिक्चर में देखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये जो है, ये जो ऊपर वाला आप रेड कलर का लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है ये डिपिक्ट कर रहा है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को। ठीक है, ये जो रेड लाइन डिपिक्ट कर रहा है ये डिपिक्ट कर रहा है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को, और ये जो नीचे वाला जो ब्लू कलर का आप लाइन देख रहे हैं जो कि पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है चाइना को अपने ट्रेड रूट को असेंबल करने को लेकर के, अपने ट्रेड रूट को आगे बढ़ाने को लेकर के, ये है एमएसआर यानी कि मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, अब देखिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड ही बन रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे टनल्स ही बन रहे हैं, तो हो क्या क्या रहा है। देखिए यहाँ पे एक ओवरऑल इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर हाईवे कॉरिडोर्स को भी डेवलप करना है, ब्रॉड गेज रेलवे टर्मिनल्स को डेवलप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है शिनजियांग, या उसे इन शॉर्ट शिनजियान भी बोला जाता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अभी मैं बताऊँगा, अभी इसमें आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जर्मनी तक रेलवे टनल की कनेक्टिविटी अभी इस्टेब्लिश हो चुकी है, और इसी तरह की रेल कनेक्टिविटी बहुत जगह हम लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले 10-15 सालों में। पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो है कि वो पोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, कीनिया के अंदर पोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। और दोस्तों देखिए हंगेरी, ग्रीस, मंगोलिया, रशिया, केनिया, किर्गिस्तान, श्रीलंका, पोलैंड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ आपको दिखेंगे जो इस इनिशिएटिव से धीरे 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 जा कर के जुड़ चुके हैं। अब सवाल है कि क्यों जुड़ रहे हैं, उनसे उनका क्या फ़ायदा है। तो देखिए उनके पास पैसा नहीं है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी वो बहुत ख़राब है, तो कंफर्म है कि वो भी चाहेंगे कि मेरे इकोनॉमी को क्या मिले, मेरे इकोनॉमी को बूस्ट मिले।
ठीक है। तो वो बूस्ट कैसे मिलेगा? तो वो बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोन लेके भी कर सकता है, बट नहीं, वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक के जो पैरामीटर्स हैं लोन को लेकर के वो काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो रेट टैपिज्म है उसको लेकर के बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कि एट एन इंस्टेंट स्पॉन्टेनियसली जो है कि वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें। तो चाइना यहाँ मदद करता है, चाइना मदद करता है। और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री, आप सीरिया को ले लीजिए, ठीक है, आप सीरिया को ले लीजिए, आप सोमालिया को ले लीजिए, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि अगर वो पैसा चाइना को चुका नहीं पाएंगे तो आने वाले समय में वो कम्प्लीटली डेब्ट ट्रैप में फंसने वाले हैं। नो डाउट वो डेब्ट ट्रैप में फंसने वाले हैं, बट डेब्ट ट्रैप में फंसने के बावजूद उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का भी इस्टेब्लिशमेंट होना है इस OBOR के अंतर्गत, ठीक है। बहुत सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था अपने वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, कि किस तरह से चाइना रशिया के साथ मिलकर के एक आप देख सकते हैं मतलब कि 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के पूरे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जो है कि इस्टेब्लिश कर रहा है। 8000 किलोमीटर लंबा ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पर चाइना का देखिए खुद का भी ये इनिशिएटिव है कि आने वाले समय में उसे अपने प्रोडक्शन लाइन को भी बढ़ाना है, ठीक है। आने वाले समय में चाइना को अपने प्रोडक्शन लाइन को भी बढ़ाना है, साथ ही साथ उसे एक बहुत बड़ा सा कंज्यूमर बेस भी तैयार करना है, ताकि उस बड़े से प्रोडक्शन लाइन में जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करे उन सारे प्रोडक्ट्स की बिक्री जो है वो आसानी से हो सके। ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये भी बहुत बड़ा मतलब परसेप्शन है चाइना को लेकर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी इस्टेब्लिश होने वाला है 1 बेल्ट 1 रोड में, ठीक है, जिसके अंदर गैस पाइपलाइन भी होंगे और क्रूड ऑयल का भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए OBOR, इसका इम्पॉर्टेंस चाइना को लेकर क्या है, चाइना के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने एज यूजुअल मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, फिर बता रहा हूँ मैं कि फुलफिलमेंट ऑफ एनर्जी डिमांड्स, चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी, इंडिया के कंपैरिजन में भी बहुत बड़ी इकॉनमी है। आप रशिया को कंपेयर करें चाइना से तो वहाँ पर भी चाइना आपको एक बहुत बड़ी इकॉनमी नज़र आएगी। तो इतनी बड़ी इकॉनमी जिसका प्रोडक्शन लाइन इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो कम्प्लीटली बूस्टअप है। तो यहाँ पर इस बड़े से प्रोडक्शन लाइन को कोप अप करने के लिए बड़े एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब कि एनर्जी डिमांड यहाँ पर क्या होगी, काफ़ी हाई होगी। तो अगर आप डिप्लोमेटिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक रिलेशन आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ, आप अपनी कनेक्टिविटी अगर यूरोप के साथ इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, अगर आप अपनी कनेक्टिविटी यूरेशिया के साथ इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, तो इन सारे एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन तो होगा बट कंज्यूमर कहाँ से आएंगे, तो नए कंज्यूमर तलाश करने पड़ेंगे। ये नए कंज्यूमर कहाँ मिलेंगे, अमेरिका में नहीं, अमेरिका के पास खुद का अपना प्रोडक्शन लाइन है। अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हर चीज़ का प्रोडक्शन बहुत सही तरीके से कर पाती हैं। तो इन्हें एक नया कंज्यूमर मार्केट चाहिए, और इनके सामान को खरीदेगा कौन, इनके सामान को वही खरीदेगा जिनके पास पैसा कम हो और उनको फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। अब भारत में देखेंगे कि भारत में जो बायलैटरल ट्रेड टाइज होते हैं चाइना के साथ, वो बहुत बड़े बड़े बायलैटरल टाइज, मतलब $multi-billion। क्यों हम लोग चाइनीज़ सामान क्यों खरीदते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली हम उतने मजबूत नहीं हैं कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी या साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी को हम हायर कर सकें या उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकें। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा सामान चाहिए जो सस्ता भी हो और टिकाऊ भी हो। तो न्यू कंज्यूमर मार्केट चाइना कहाँ फाउंड करेगा, कहाँ इसे फाइंड करेगा, तो ये फाइंड करेगा अफ्रीका में, ये फाइंड करेगा एशिया में, ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको लगेगा कि पहले से WTO है, पहले से वर्ल्ड बैंक है, पहले से IMF है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पहले से हैं। लेकिन आप देखेंगे तो चाइना के द्वारा भी AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया जा चुका है। क्यों किया जा चुका है, ताकि जितने मेंबर नेशंस AIIB से जुड़ें, ठीक है, उन्हें जो है कि वो एक साथ एक यूनिट में जो है कि रखा जा सके, उनके इकोनॉमिक डिमांड्स को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके,
ठीक है, और हर चीज़ के लिए, हर इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के लिए उन सारे कंट्रीज़ को जो है वो वर्ल्ड बैंक का दरवाज़ा न खटखटाना पड़े। तो दैट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब हो गया जितने कंट्रीज़ हैं हर किसी को इकोनॉमिकली समअप करके एक जगह पर रखा जा सके। यानी कि देखिए यहाँ पर चाइना का प्लान अगर आप देखेंगे तो चाइना ये भी चाह रहा है कि अब वर्ल्ड बैंक के ऊपर निर्भरता को छोड़ करके लोग जो हैं, मतलब कि जो देश हैं, वो हमारे पास आएँ, AIIB के पास आएँ। समझ में आ रहा है? यानी कि जो इकोनॉमिक एपी सेंटर है पूरे दुनिया का, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वहाँ से भी कंट्रीज़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर है डोमिनेशन ओवर यूरेशिया। डोमिनेशन ओवर यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशियन कंट्रीज़, यूरेशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक डोमिनेशन, एक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश हो। ठीक है, पहले क्या करना है कि पहले उन्हें लोन देना है सस्ते दर पे, पहले वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि स्ट्रैटेजिकली जो है उनके ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाना है ताकि वो हमारे हाँ में हाँ मिला सकें आने वाले समय में। क्योंकि देखिए चाइना को पता है कि आने वाले समय में पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जो इसके डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है आने वाले 15 से 20 साल में, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इस्टेब्लिश्ड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे कंट्रीज़ को चाइना वहाँ से उनको काटना चाहता है और वहाँ से उन्हें हटा करके ये अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ डोमिनेशन ओवर यूरेशिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो उसी स्ट्रैटेजी के तहत चल रहा है। ठीक है, अब देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने सामान को इवनली बेच सकें, अपने सामान को इवनली बेच सकें। तो पीआरसी का मतलब हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी बहुत ज़रूरी है चाइना को यूरेशिया के साथ। ठीक है, और दो तरह के कंट्री जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, लैंड लॉक्ड यानी कि जहाँ पर कोई मतलब समुद्री रास्ता नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ में भी रेलवे टर्मिनल के थ्रू कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश किया जा सके। और लिटोरल का मतलब देखिए दोस्तों होता है कि ऐसे कंट्री जहाँ पर पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो, यानी कि समुद्र के किनारे बसा हुआ बहुत सारा कंट्रीज, तो वहाँ पर पोर्ट इस्टेब्लिश करके वहाँ पर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि अभी तक इस OBOR में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ देखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट है कि रेलवे कनेक्टिविटी फ्रॉम चाइना टू जर्मनी, दैट इज़ डुइसबर्ग। और आप देखिए इस फिगर में, ठीक है, आप इस मैप में देखिए कि चाइना के सिंजियान, ये देखिए ये प्रोविंस है सिंजियान चाइना का, और यहाँ से रेलवे कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं कि जर्मनी तक यानी कि डुइसबर्ग तक जो है अभी हो चुका है। ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभी। उसके बाद आप देखें कि अगर हम अपने कुछ पड़ोसी मुल्क की बात करें, दैट इज़ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, और दूसरा आप देखें पाकिस्तान। तो देखिए श्रीलंका में सी पोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। श्रीलंका में सी पोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में, ठीक है, इसे चाइना एक मिलिट्री बेस के रूप में भी यूज़ करे, यानी कि इसका कुछ ना कुछ मिलिटेरियल इफेक्ट भी आने वाले समय में हमको दिखेगा। और इस सी पोर्ट को चाइना ने हायर किया हुआ है 99 सालों के लिए, और बताया जा रहा है कि तकरीबन चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इस श्रीलंकन सी पोर्ट पे वो है तकरीबन $1.5 बिलियन का, $1.5 बिलियन का। फिर अगर बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, तो देखिए पाकिस्तान में भी जो है वो ग्वादर पोर्ट, ठीक है, ग्वादर पोर्ट का जो है कि इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। और पाकिस्तान में तो आप जान ही रहे हैं कि CPEC, ठीक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम चल रहा है। और जब से इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया को पाकिस्तान के 5th प्रोविंस के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की भी कोशिश जारी है वहाँ पर पाकिस्तान में, ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5th प्रोविंस, दैट इज़ अभिन्न अंग जो है कि वो साबित किया जा सके। और वहाँ पे CPEC का तो प्रोजेक्ट चल ही रहा है, वहाँ पे
उनकी ये भी कोशिश है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के हर एक पर्टिकुलर एरिया को इस CPEC से जोड़ा जा सके। और देखिए ग्वादर पोर्ट जो सिर्फ बना है, ठीक है, पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट बना है, इस ग्वादर पोर्ट का जो नेट वर्थ है ये है तकरीबन $62 बिलियन, ठीक है। और चाइना का ऐसा मानना है कि ये ग्वादर पोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट से क्या होगा, ट्रेड फैसिलिटी बढ़ेगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को GDP बूस्ट मिलेगा। बट आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी किस लेवल की है पाकिस्तान की, और अगर पाकिस्तान को देखें पूरे वर्ल्ड के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें तो 173 नंबर पर पाकिस्तान आता है। और अगर उसके गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो पाकिस्तान का नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड 117 आता है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे कितना भी चाइना कोशिश कर ले, इकोनॉमिक बूस्ट प्रोवाइड करने को लेकर के गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, ये था डेवलपमेंट सो फार कि यहाँ ये जो OBOR हो रहा है, ये OBOR में अभी तक क्या क्या देखने को मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखें भारत को लेकर के, अब चलें, अब देखिए कि भारत जो है इसके खिलाफ है, यानी कि OBOR को लेकर के भारत अपना पक्ष कंप्लीटली नहीं रखा है अभी तक, बट भारत इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? तो देखिए सबसे पहले भारत को प्रॉब्लम है इस CPEC से, ठीक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्यों प्रॉब्लम है? तो देखिए वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान बता रहा है कि ये मेरा हिस्सा है। हालांकि एक जोग्राफिकल रेड क्लिफ रेखा खींची गई है हम दोनों कंट्री के बीच में, बट फिर भी पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा बताता है। तो देखिए वो एक विवादित जगह है, वो एक विवादित ज़मीन है जिसके ऊपर पाकिस्तान आज तक अपना कब्जा दिखा रहा है, उसको अपना बता रहा है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का कहना ये है कि भाई सबसे पहले वो जो पार्ट है उसका कोई क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं है। वो जो POK है वो आपका है या हमारा है, उसको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो वहाँ पर आप फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट की अनुमति किसी भी दूसरे कंट्री को कैसे दे सकते हैं? ठीक है, दूसरे कंट्री को फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट की अनुमति आप नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दैट इज़ इलीगल, ये कम्प्लीटली इलीगल है। उसके बाद देखिए कि चाइना एक जाल बुन रहा है पूरे इंडियन ओशन में जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए है, ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप देखिए कि जितने भी ऐसे जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, लिटोरल मैंने बताया कि समुद्र के किनारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि देखिए सूडान में, ठीक है, सूडान में एक पोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, ग्वादर पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, मालदीव में पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश तो साइन भी कर चुका है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर भी पोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो। तो आप देख सकते हैं कि रेड सी से आप अगर चलें, ठीक है, यहाँ पर आप रेड सी से कम्प्लीटली अगर चलें तो आपको गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से लेकर के साउथ चाइना सी तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कम्प्लीटली आप देखें जब इस पिक्चर को तो आपको कम्प्लीटली ये एक मतलब मोतियों की माला टाइप का नज़र आएगा, दैट इज़ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ये चाइना का मच एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है, बट देखिए ये इंडिया के लिए ख़तरा है, ठीक है, इंडिया के लिए ख़तरा है। क्योंकि देखिए अगर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है इसका कम्प्लीटली इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इंडियन ओशियन के अंदर, इंडियन ओशियन में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर चाइना का जो इंटरफेरेंस है इंडियन ओशियन में ये काफ़ी बढ़ जाएगा। हो सकता है जिस पोर्ट को चाइना इस्टेब्लिश कर रहा है ये बोल के कि ये क्या है, तो हमारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक हिस्सा है, ये ट्रेड के लिए, हो सकता है आने वाले समय में वॉर के कंडीशन में चाइना इन सारे पोर्ट्स को एज अ मिलिट्री बेस यूज़ कर सके। तो देखिए अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना की फ्यूचर प्लानिंग है इंडिया को घेरने को लेकर के भी। क्योंकि देखिए साउथ एशिया में चाइना को अगर कोई कंट्री टक्कर दे सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से नहीं बट जियोपॉलिटिकली भी अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है इंडिया। और अगर यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो आप देख सकते हैं इस पूरे फिगर में कि इंडिया कम्प्लीटली घिर जाएगा। यानी कि डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को क्या रहना पड़ेगा, हमेशा चाइना के कंपैरिजन में डाउन रहना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी मेंबर नेशंस हैं चाइना के OBOR को साइन करने वाले, जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो आज नहीं तो कल चाइना को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें चाइना के साथ
क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हमेशा होते रहते हैं। हम लोग देख चुके हैं एलएसी को लेकर के, 1962 के चाइनीज़ वॉर को भी हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जो हैं वो होते ही रहते हैं हमेशा। तो ये सबसे बड़ा इशू है। इसलिए इंडिया जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को, यानी कि अपने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को जो है वो आगे लेकर के जाए। ये इंडिया के लिए खतरा हो सकता है आने वाले समय में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया इस बात से भी आहत है, इंडिया जो है वो इस बात से भी आहत है कि चाइना जो है वो छोटे छोटे एशियन कंट्रीज़ को अपना टारगेट बना रहा है। यानी कि छोटे छोटे कंट्रीज़ को, आप नेपाल को ले लें, श्रीलंका को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, मालदीव्स को ले लें, जितने भी छोटे छोटे एशियन कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पर चाइना टारगेट कर रहा है। वहाँ पर उनको इकोनॉमिक फैसिलिटी देकर चाइना कहीं ना कहीं उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में आप प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, आने वाले समय में आप इकोनॉमिक बेनिफिट देखेंगे। बट ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो भी बताना मुश्किल है, बट ये इंडिया के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आप अपने अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे आखिरी सवाल ये आता है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और 4 to 8 ट्रिलियन, लेकिन अब सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा आएगा कहाँ से। तो देखिए यहाँ पर कोई भी कंट्री को अगर हम देखें, अगर हम अपने कंट्री इंडिया को ही देखें, तो हम एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर भी पैसे की कमी हो जाती है। हमें या तो एडीबी के पास जाना पड़ता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाना पड़ता है, या वर्ल्ड बैंक के पास या आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। बट इतना बड़ा प्रोजेक्ट 4 to 8 ट्रिलियन, इसे फिनेंस कौन करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसे फिनेंस करने के लिए सबसे बड़ी जो इकाई है, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हो गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका एक मेंबर नेशन, इसका एक सदस्य जो है वो हमारा भारत भी है। ये अलग बात है कि भारत OBOR का हिस्सा नहीं है, बट AIIB का हिस्सा है। और सिल्क रोड फंड को लेकर के चाइना ने $40 बिलियन का एक सिल्क रोड फंड पहले से इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पर अगर नज़र डालें तो देखिए तीसरा पॉइंट है ट्रेड डील्स विथ पार्टनर नेशंस, यानी कि मिलजुल कर क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। थोड़ा आप रखिएगा और थोड़ा हम रखेंगे, ये है पार्टनरशिप अपने ट्रेड नेशंस के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल पर वीडियो हमारी अपलोड होती रहेंगी। तो चलिए, थैंक यू।